ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। कुछ प्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीएससी के कुछ प्री के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आज वाला जो पार्ट है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, एक कंसेप्ट एज सच। आप देखो, जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक आपका कंसेप्ट बेस्ड होता है, ओके, कंसेप्ट बेस्ड, और दूसरा है करंट बेस्ड। अब सपोज करंट बेस्ड में कोई स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम लाया है, तो उसमें आपका कंसेप्ट का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। यदि आप जानते हो तो जानते हो, हाँ, कंसेप्ट उसमें समटाइम ये होता है कि यदि आप थोड़ा दिमाग लगाए, कुछ जो आप देखोगे कि एक्रोनीम जो वो बनाते हैं कि ये स्कीम किस चीज के लिए है, जैसे उज्ज्वला स्कीम किस लिए है, उदय स्कीम किस लिए है, इस टाइप के कुछ स्कीम्स होते हैं। तो उसमें आप उसका फुल फॉर्म जानते हो तो जनरली आपसे वो बन जाता है। और कोई सपोज मान के चलो कि इकोनॉमी में सपोज है कि किस सेक्टर में अधिक ग्रोथ हुआ, या किस सेक्टर में टैक्सेशन कलेक्शन जो है वो अधिक है, किसमें निगेटिव ग्रोथ रेट फॉर एग्जांपल है, जो आपका सेक्टर डिफरेंट है उसमें क्या पैटर्न रहा, या फिर फॉर एग्जांपल कोर सेक्टर में डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या है। यदि ये सारी चीजें हैं तो करंट में आपको डेटा पता होना चाहिए। लेकिन यदि कोर इश्यूज को यदि लो, कंसेप्ट वाइज लो, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, डिमांड और सप्लाई। मेजोरिटी क्वेश्चन आज के जो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन फिर हमको एक तरह से डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इस कंसेप्ट में ही आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। सीधी सी बात है, किसी भी चीज का यदि डिमांड अधिक है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, दिस इज ट्रू। और किसी चीज का सप्लाई यदि अधिक हो तो उसका प्राइस नीचे जाएगा। ओके, अब इसको एक अलग तरीके से समझ सकते हो कि किसी चीज का डिमांड बहुत अधिक है, मान के चलो, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। या फिर इसको ऐसे समझते हैं कि जो आइटम है, जो वस्तु है, कोई भी चीज का, उसका प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर रहा है आपके डिमांड और सप्लाई को। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि मनी जो उसका जो कीमत है, प्राइस है, वो डिमांड और सप्लाई को डिसाइड करता है। अब एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, वो फैक्टर किसी भी कारण से हो सकते हैं। अब जस्ट किसी भी चीज को लो कि हो सकता है उसका सप्लाई कम हो, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ रही है। मान के चलो कि सपोज वेजिटेबल लो, तो वेजिटेबल किसी टाइम में बहुत अधिक हो सकता है, वेजिटेबल किसी टाइम में बहुत कम हो सकता है। किसी टाइम में वेजिटेबल एक्चुअल में नॉर्मल में है, लेकिन हो सकता है फेस्टिवल हो या कुछ मैरिज हो या कुछ ऐसा सिचुएशन हो तो उसका डिमांड जो है नॉर्मल से के अपेक्षा ज्यादा हो जाए। अदरवाइज सप्लाई में कमी नहीं आया है, लेकिन नॉर्मल के अपेक्षा जो है डिमांड ज्यादा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसके प्राइस जो है वो बढ़ेंगे। किसी टाइम में देखोगे कि नॉर्मल के अपेक्षा सप्लाई उतना ही रहता है, लेकिन उसकी प्राइस समटाइम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उस समय जो परचेज नहीं करना चाहते या उनकी परचेजिंग पावर नहीं रहती है, किसी अदर फैक्टर से। मान के चलो, जस्ट सोचो कोविड-19 फॉर एग्जांपल लो, तो यदि हम ये मान लें कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में कुछ गुड्स या वेजिटेबल्स या जो भी चीजें सप्लाई मोर और लेस सेम रही, लेकिन बहुत ऐसे लोग थे जिनकी जॉब छिन गई, या फिर जस्ट सोचो अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में कुछ वेजिटेबल्स का अमाउंट आ रहा था। अब वो वेजिटेबल्स का अमाउंट उतना ही है, उतने ही मात्रा में क्वांटिटी जो है उतने ही मात्रा में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अर्बन एरिया को छोड़ करके रूरल एरिया में चले गए, तो उसके सप्लाई उतना ही रहा लेकिन डिमांड उसका कम हो गया, तो उसकी प्राइस जो है वो नीचे जा सकती। तो हम इसको किसी भी केस में देखो, अब इन्फ्लेशन के केस में, मनी के केस में, या किसी भी चीज के केस में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जॉब का है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकली मान लो कि 253 सीट्स आपके हैं। अब एक
आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट से मान लो, ऑब्वियसली ये कभी नहीं होगा ना, लेकिन जस्ट सोचो कि 253 सीट्स हैं और 253 ही वैकेंसी टोटल लोग फॉर्म भरें, और ये माने हम कि 100% लोग एग्जाम दे रहे हैं, जस्ट एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। तो सोचो जिसका 1 मार्क आएगा वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, जो यानी कि एपियर हो गया एग्जाम में, कुछ नहीं भी लिखा तब भी वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या है, क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई यहाँ जो है मैच कर रहा है। जितना सप्लाई है, सप्लाई कितना है 253 है, और डिमांड जो आपका क्या है 253 ही है, तो जितने लोग हैं उनको एक एक मिल गया। अब इसको हम बढ़ाते जाएं, सप्लाई आपका फिक्स है। देखो लॉन्ग टर्म में जो होता है आपका, लॉन्ग टर्म में सप्लाई जो होता है वो फिक्स हो जाता है कि सप्लाई का क्वांटिटी, हम इसको प्राइस मानते हैं, इसको क्वांटिटी मानते हैं। ये जब ग्राफ हम बनाते हैं तो ये सप्लाई वाला ग्राफ है। तो सप्लाई क्या है, लॉन्ग टर्म में आपका फिक्स हो जाता है। अब वो जो है डिमांड पर डिपेंड करता है। तो ये सप्लाई क्या है 253 ही है। अब डिमांड ये मान के चलो कि 253 पर आप 000 दो, तो 2,53,000 कैंडिडेट हम इससे ज्यादा मान के चलो फॉर्म भरते हैं इन द सेंस, लेकिन एग्जाम मान के चलो कि 1 लाख लोग एग्जाम देंगे। तो ऑब्वियसली अब ये तो आपका सप्लाई इतने रहा, अब ये डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो क्या है, इसका कॉस्ट बढ़ेगा। इसका कॉस्ट क्या है, आपका मार्क्स है। तो सेम सिचुएशन इन्फ्लेशन हो, आपका बैंक डिफरेंट बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, और बहुत सारी जो रेट्स होते हैं, या फिर मनी का डिमांड सप्लाई, इन सारे चीजों को के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तो ये चीजें क्या होती है कि डिमांड और सप्लाई पे चेंज होता है। तो हम कुछ एमसीक्यू के थ्रू देखते हैं, और अदर आगे लेक्चर जब आएगा तो उसमें और हम चीजों को देखेंगे, लेकिन आज हम मेनली सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को देखते हैं कि यदि डिमांड अधिक है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, यदि सप्लाई अधिक है तो प्राइस नीचे जाएगा। वो अब मान के चलो कि मनी का प्राइस क्या है, मनी का प्राइस उसका इंटरेस्ट रेट है, जो भी मनी है। अब मान के चलो मनी से आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो, तो गुड्स एंड सर्विसेज का तो डायरेक्ट आपको प्राइस पता चल रहा है कि 10 रुपी में था और वो 20 रुपीज में मिल रहा है, या 15 रुपीज में मिल रहा है, व्हाटसोएवर प्राइस में मिल रहा है, तो आपको डायरेक्ट लगा कि ये प्राइस इसका बढ़ गया। लेकिन मनी का जो कॉस्ट क्या है, मनी का कॉस्ट इसका इंटरेस्ट रेट है। अब जस्ट सोचो, ये हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में सप्लाई कांस्टेंट है, तो कोई बैंक है, तो बैंक के पास सप्लाई हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि उनका फिक्स है। अब बहुत अधिक लोग बैंक से पैसा लेने के लिए चले जाएंगे, तो क्या बैंक करेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि कुछ लोग जो हैं डिस्करेज होंगे, कि जिनको लेना था इंटरेस्ट पे, तो कुछ लोग वो पैसे नहीं वो लेंगे, सोचेंगे ठीक है ड्रॉप कर देते हैं आइडिया, चाहे उनको बाइक खरीदना था या घर खरीदना था या कुछ और खरीदना था, तो उस आइडिया को वो कुछ दिन के लिए ड्रॉप कर देंगे। सेम सिचुएशन जैसे ये प्राइस वेजिटेबल्स का मान के चलो 10 रुपी था, आपने टारगेट रख के गया कि 2 केजी हम वेजिटेबल खरीद लेंगे, लेकिन एक्चुअल में प्राइस जो हो गया वो 20 रुपीज हो गई। तो अब क्या है, आपने ड्रॉप कर दिया, 1 केजी ही उसको परचेज किए। या कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया कि ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे, पोटैटो को ही खा करके काम चलाएंगे। या मान के चलो पोटैटो का ही प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, अब गांव में है तो कहीं से खेत में गए और सपोज ग्रीन साग तोड़ करके लाए, या पालक या व्हाटसोएवर खेत में था, कुछ चीजें ऐसी थी जिसको उन्होंने ले आया, या कुछ ऐसे वेजिटेबल आइटम्स थे जिसको नॉर्मल टाइम में वो परचेज नहीं करते थे, तो उसको करके ले आए। तो हम थ्रू क्वेश्चंस के देखेंगे डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि बेसिक्स जो डिमांड और सप्लाई की चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। ओके नागेश, नागेश कुछ आया समझ में? गौरव? यस सर, यस सर आया। ओके,
चलो ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस, उसके थ्रू चीजों को देखने का कोशिश करेंगे। और हम अभी फिलहाल के डेट में जो क्वेश्चन देखेंगे, आज 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल देखेंगे, तो उन 10 क्वेश्चन में हमको एक्स्ट्रा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, हमको डिमांड और सप्लाई पे ही रहना है। और ये जो 10 में से 9 क्वेश्चन हमने CSE 2021 का लिया है। आज फॉर्चुनेटली रिजल्ट भी आया है, and I am happy at least कि one of the student who is related to Ken studies, he got selected 230 rank लाया है, तन्मय काले। fortunately 2021 वाले असिस्टेंट कमांडेंट में भी वो रिटेन क्वालिफाइड है, तो 230 रैंक आया। सो आई एम हैप्पी एट लीस्ट कि he got the rank। ओके, सो क्वेश्चन हम देखते हैं CSE 2021 वाले क्वेश्चन। पहले 9 इसमें ये देखेंगे और 1 क्वेश्चन जो है 20 वाले देखेंगे। अब इसमें which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession। अब ये देखो, इकोनॉमिक रिसेशन मंदी है, मंदी के समय में क्या होता, हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इन क्वेश्चन को। तो मंदी के टाइम में क्या होता है, आपके पास मनी कम हो जाता है, जो जनरल मासेस हैं, यानी कि क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जा रहा है। तो जो लेबरर क्लास है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके पास पैसे कम होगा। तो जब आपका लोगों के पास पैसे कम है, सिर्फ हम डिमांड और सप्लाई के ही कंसेप्ट को देखते हैं, तो लोगों के पास पैसे कम है और उस स्थिति को हमको डील करना है, तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। अब पहला देखो, कट इन टैक्स रेट accompanied बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो इसका मतलब है कि मनी का प्राइस बढ़ गया, तो क्या लोग लेंगे पैसे को, नहीं ना लेंगे बैंक से या कहीं से। तो आप यदि इंटरेस्ट रेट को, इसमें देखो कट इन टैक्स रेट, ये अच्छा है, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आपका सही है, इनफैक्ट कि टैक्स रेट कट कर रहे हैं तो वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन आप इंक्रीज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, दैट इज प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इसका मतलब है लोग नहीं लेंगे, तो ये फर्स्ट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। यस, ये वाला देखो, ये हिस्ट्री से ही आप देखोगे, हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर क्या होते थे, बहुत सारे जो सम्राट बादशाह राजा क्या होते थे कि स्थिति खराब होती थी तो पब्लिक प्रोजेक्ट पर खर्च करते थे ताकि लोग रोजगार मिल सके। जैसे आप लखनऊ में देखोगे बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंगें बनी हुई है या कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, वो ऐसे ही सिचुएशन में बना कि मंदी आया तो लोग क्यों भीख मांगने जाए किसी से, इट्स बेटर है कि वो अपना वर्क करें। तो ये देखो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक रिसेशन में लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो हमको पैसे पहुंचाना है, तो पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्च होगा। अब मान के चलो रोड बना रहे हो, तो रोड बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलेगा, जो डेली वेज लेबरर हैं उनको पैसा मिलेगा, जो उसमें वर्क कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय हैं कुछ कुछ, तो उनको मिलेगा, जो सपोज ईटा गिट्टी बालू सीमेंट और सरिया बेच रहा है उसको पैसे मिलेंगे। तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा यदि हम देखते हैं, देखो इंक्रीज इन टैक्स, हम ऑलरेडी बताए थे कि डिक्रीज इन कट इन टैक्स होना चाहिए, इंक्रीज और टैक्स करोगे तब तो और दिक्कत। अब देखो यहाँ रिडक्शन इंटरेस्ट रेट तो कर दिए, एक काम किए ठीक, लेकिन ये आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो ये आपका हाफ इसमें सही है, हाफ इसमें सही है, तो इसमें हाफ गलत है, इसमें भी हाफ गलत है। नेक्स्ट है रिडक्शन एक्सपेंडिचर, ये तो एकदम टोटली गलत है। ओके, सो ये मैं समझता हूं कि डिमांड और सप्लाई से ये चीजें क्लियर। जगदीश क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। Consider the following statements. Kara other thing remaining unchanged, market demand of a good might increase if। गौरव इसको एक्सप्लेन करो। एक सेकंड सर। Other things remain unchanged, और उसकी डिमांड कैसे इंक्रीज करेगी? फर्स्ट ऑप्शन कि उसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज कर जाए, दूसरा प्राइस ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट गुड्स है उसका प्राइस इंक्रीज कर जाए, और
द थर्ड गुड इंफीरियर है एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज कर जाए। फोर्थ उसका प्राइस फॉल कर जाए। क्या लगता है आपको अच्छा, आंसर? सर फोर्थ तो होगा। हाँ, फोर्थ होगा तो हमारा एक ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो गया, मान के चलो। सर सर सेकंड ऑप्शन आई डोंट थिंक सो लिंक है इससे। देखो, पहला सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है कि किसी के उसके जगह यूज कर सकते हैं। टी और कॉफी को मान के चलो लो, तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी है। तो यदि कॉफी का प्राइस बढ़ गया है, इसका मतलब है कॉफी के तुलना में टी जो है वो रिलेटिवली सस्ता लगेगा। तो रिलेटिवली सस्ता लग रहा है टी, तो टी का तो प्राइस बढ़ेगा ना। यानी टी को हम यदि गुड्स लें और कॉफी को सब्स्टिट्यूट लें, तो यदि अब कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी का तो डिमांड बढ़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो ये अब आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? पूरक वस्तु, यानी कि जो उसके साथ यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लो, चाय पियोगे, अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भूल जाओ कि कोई बिना शुगर के चाय पीते हैं, उसको भूल जाते हैं। हमको ये मानना है कि चाय पी रहा है तो वो शुगर डालेगा, अब दूध भी डालेगा उसमें। तो अब चाय का प्राइस मान के चलो ये कांस्टेंट रहा या घट गया या जो भी, लेकिन शुगर और मिल्क का प्राइस यदि बढ़ जाता है तो चाय कम आदमी पिएगा ना, क्योंकि दूध का प्राइस बढ़ गया और शुगर का प्राइस बढ़ गया, तो आप चाय कम पियोगे। तो इसका मतलब है चाय का डिमांड कम होगा। तो ये आपका गलत हो गया। अब तीसरा लो, तो दूसरा गलत हो गया। अब तीसरा लो, द गुड्स इज एन इंफेरियर गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। अब देखो, इंफेरियर गुड्स है कि यानी घटिया वस्तु है। घटिया वस्तु का कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होता है। अब आपके लिए जो घटिया हो सकता है, किसी के लिए वो नॉर्मल गुड्स हो सकता है, या आपके लिए कोई नॉर्मल गुड्स है तो किसी के लिए वो घटिया गुड्स हो सकता है, इंफेरियर गुड्स हो सकता है। तो देखो, यदि कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो जो इंफेरियर गुड्स है उसका डिमांड को कम कर देता है। तो वो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका भी गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो 2 और 3 गलत हो गया। और प्राइस फॉल होगा तो ऑलरेडी हम जानते हैं, ये तो देख ही चुके हैं कि प्राइस कम होगा तो वस्तु का डिमांड बढ़ेगा। तो 1 एंड 4 आपका करेक्ट होगा। गौरव, आई होप कि समझ में आ गया। सर आ गया सर, आ गया। ओके, नीलू आया समझ में? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड यील्ड का मतलब बॉन्ड पे जो एक तरह से इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसको ही ये मानो कि बॉन्ड का जो आपका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मान के चलो कि हम इसको, हम टेक्निकल में नहीं जाएंगे कि डिस्काउंटेड होता है या ये, हम डिस्काउंटेड और ये सब पे नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल में जाएंगे। इसको हम इंटरेस्ट ही मान करके चलते हैं कि 100 रुपया का बॉन्ड है, उस पर कितना। अब अदरवाइज वो डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है और एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, हम उसके टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। हम फिलहाल बस ये देखेंगे कि जो बॉन्ड का यील्ड है यानी वो इंटरेस्ट रेट है। तो 100 रुपया का बॉन्ड मान के चलो 5% इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि इन्फ्लुएंस किससे किससे होगा। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के एक्शन पे, यस, जस्ट सोचो थोड़ी देर के लिए, यूएस जो है अपना इंटरेस्ट रेट, यूएस का फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे पास आरबीआई है और उसे यूएस का फेडरल रिजर्व है, यूएस अपने फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ा देता है तो इसका मतलब क्या है? जो इंडियन मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो अमेरिकन मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे। और यदि यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट ड्रॉप कर देता है तो जिनको लगता है कि ये अब कंपेरेटिवली इंडियन मार्केट में ज्यादा रिटर्न है, तो वो लोग पैसा अपना इंडिया में लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। अब दूसरा, एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो आपके बॉन्ड प्राइस पे चेंज आएगा, ऑब्वियसली बात है। और जो कम कर देगा तो उससे भी आएगा।
मैंने ये बताया कि इसमें हम फिलहाल टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बॉन्ड वाला का जो टेक्निकल इशू होगा उसको हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लेमैन में डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली है, तो ये एक्शन ऑफ आरबीआई यदि सही है तो आपका ये भी इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आपका ये मायने रखेगा। यदि कोई भी चीज का इन्फ्लेशन है तो जो मनी आपको मिल रहा है तो वो बहुत कम होगा ना। अब जस्ट सोचो, इसको ऐसे समझते हैं, इन्फ्लेशन 10% हो जाए, बॉन्ड पे आपको रिटर्न मात्र 5% मिल रहा है, तो आप बॉन्ड नहीं लोगे ना, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, नीचे वो आ जाएगा। एक्चुअल में जो 100 रुपी वाला बॉन्ड है वो कोई 90 रुपी में खरीदने लगेगा, कोई 85 में खरीदने लगेगा, कोई सिचुएशन। लेकिन वही इंटरेस्ट रेट मान के चलो कि सॉरी इन्फ्लेशन एकदम बहुत कम है, तो फिर लोग है बॉन्ड को डिमांड करेंगे। तो ये इस पर भी, तो 1, 2 एंड 3 इस पर भी, क्योंकि देखो बॉन्ड एक कुछ टेक्निकल उसमें होते हैं, तो हम उसमें अभी फिलहाल नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इसको डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं। ओके, सो ये तीनों इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, अब कह रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये अलग कंसेप्ट का। तो इसमें कह रहा है कि आपको ये दिए हुए हैं जो उस पर विचार करना है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और आपका नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। तो इसमें कह रहा है कौन एफडीआई में इंक्लूड होगा। अब देखो एफडीआई का मतलब इन जनरल होता है कि स्पेसिफिक सेक्टर में लगाया जा रहा है, या शेयर में यदि इन्वेस्ट किया जा रहा है तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन जनरल। जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद मायाराम कमेटी का रिकमेंडेशन हम यदि देखते हैं तो किसी भी कंपनी में यदि किसी ने शेयर में 10% यानी इक्विटी में 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको एफडीआई में ट्रीट करते हैं। और ऐसे नॉर्मली यदि शेयर में इक्विटी में लगाया गया है तो उसको हम, लेकिन यहां देखो क्या कह रहा है, कैन बी इंक्लूडेड है, ये मैंडेटरी नहीं है कि मैंडेटरी रूप से ये किया जाएगा, ये कह रहा है कि कैन बी, कि किया जा सकता है, तो उस सेंस में है। तो अब देखो जो आपका है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो देखो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड पर क्या है कि आपको एक तरह से इंटरेस्ट मिलता है लेकिन वो कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल का मतलब है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, कि फ्यूचर में एक सर्टेन कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस के अनुसार इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब ये देखो क्या है, यदि ये इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है और इक्विटी इतना कन्वर्ट हो जाए कि 10% से अधिक हो जाए तो ऑब्वियसली है ये आपका इंक्लूड होगा एफडीआई में। नेक्स्ट आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो देखो जो एफआईआई है यानी इक्विटी में, तो ये भी विद सर्टेन कंडीशन, तो यही तो कंडीशन बहुत सारे हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक 10% से अधिक, तो ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, तो एक आपका होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और एक होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी कि हम इंडियन रूपी में बाहर से पैसे लेते हैं। तो देखो एडीआर होता है, एक जीडीआर होता है। एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिका के मार्केट में हम करते हैं, तो और जीडीआर जो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी कि अमेरिकन मार्केट को छोड़ करके। तो ऑब्वियसली हमने पैसे रुपये में लिए उनसे, तो वो यदि 10% से अधिक फॉर एग्जांपल हो गया तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट है, नॉन रेसिडेंट एनआरआई एक्चुअल में क्या है कि एनआरआई तो एक्चुअल में इंडियन सिटीजन है मेनली, वो फॉरेन गए अर्न करने के लिए, अब वो अपने गार्जियन को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को पैसे दे रहे हैं, तो उसको हम एफडीआई में ट्रीट नहीं करेंगे ना, वो तो जनरल बैंकिंग सिस्टम में वो पैसे आ रहा है, तो इसको हम 4 को शामिल नहीं करेंगे, तो 4 नहीं होगा आपका, 1, 2, 3 हो जाएगा, तो इसका ए आंसर हुआ। अब नेक्स्ट देखो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी is that it necessarily, okay रोहन सो गया का, ओके यस सर। हाँ, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है
मतलब सर अपने जो रुपए ओके नीलू, यस सर। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सर वर्तमान की करेंसी को क्या? उसको हटाना। हटाना नहीं, वो होता है डीमोनेटाइजेशन होता है। डी वैल्यू का मतलब होता है अपनी करेंसी का प्राइस कम करना। मान के चलो कि एक अमेरिकन डॉलर 1 यूएसडी बराबर सपोज 75 है। अब हम यदि अपने रूपी को डिवैल्यू करते हैं तो 1 यूएसडी बराबर सपोज 80, 85, 85, 90 समथिंग कर सकते हैं। तो हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं, तो कहा कि नेसेसरली क्या होगा? पहला, improve the competitiveness of the domestic export in the foreign market। तो देखो ये तो पक्का होगा कि यदि हम अपने करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो कम्पिटिटिव होगा। कम्पिटिटिव होगा कि इसका मतलब है कि हमारा गुड्स का डिमांड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रिलेटिवली हमारा प्राइस सस्ता मिलेगा, हमारा सामान सस्ता मिलेगा, तो जो चीज सस्ता मिलेगा लोग उसको खरीदना चाहेंगे, तो ये तो पक्का होगा। दूसरा का था इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नो, आपका फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये डिपेंड करता है, ये नेसेसरली नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना सप्लाई कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के नेट वैल्यू पे। ये नेसेसरली फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नहीं आपका ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इन द सेंस कि आपका रूपी का जो है या वैल्यू भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो एक्चुअल में फॉरेन करेंसी आप ला रहे हो वो भी बढ़ेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है। इसमें भी है इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, ये कोई जरूरी नहीं है। हम इंडिया के केस में मान के चलो ट्रेड क्या है कि हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो ये इंप्रूव होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली वन जो है हमारा, चूंकि ये नेसेसरली कैन भी होता तो तीनों होता, ऑप्शन में देखो कैन भी नहीं है, ये है नेसेसरली, आवश्यक रूप से मस्ट होगा, तो मस्ट हमारा वन ही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry of government of India? देखो ब्लैक मनी है, अब ब्लैक मनी का मतलब क्या है? जो रियल मनी है, रियल मनी का सप्लाई एक तरह से कम हो जा रहा है और ब्लैक मनी का ज्यादा हो जा रहा है। तो ब्लैक मनी जब जनरली इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेंशन का क्या विषय है। अब पहला यदि देखो कि डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउस। यदि कोई लग्जरी हाउस खरीद रहा है, कोई आपका रियल एस्टेट में पैसे लगा रहा है, यदि वो जेन्युइन तरीके से लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यदि अच्छे तरीके से लगा रहा है तो एज सच डायरेक्ट वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहला और हम देखते हैं, यदि देखो और ऑप्शन को पहले हम देख लेते हैं, लेकिन ऐसे इन केसेस में ये नहीं होगा। दूसरा देखो, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड परचेज ऑफ प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी एंड गोल्ड। अब देखो इसमें है यदि प्रॉपर तरीका से कोई भी ज्वेलरी, गोल्ड ये सब खरीद रहा है तो वो बहुत ज्यादा वरी नहीं है। लेकिन और ये देखो, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। यदि रीजनलिज्म का ग्रोथ हो रहा है, रीजनलिज्म एज सच बैड नहीं होता, हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि रीजनलिज्म एज सच इज नॉट बैड, सब नेशनलिज्म इज बैड। यदि किसी एरिया का डेवलपमेंट यदि हो रहा है तो वह एज सच बहुत बुरा नहीं है। लेकिन ये क्या है, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। अब ब्लैक मनी जो हो रहा है उस पर टैक्स पे नहीं करेगा ना कोई भी। आप ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हो तो आप टैक्स पे करने जाओगे तो सरकार दबोचेगी आपको कि हाँ जी कहाँ से ये आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो मेजर अदरवाइज यदि देखा जाए तो और भी है, इसमें भी थोड़ा सा है कि जो लग्जरी हाउसेस वगैरह में आ रहा है और वो मनी सप्लाई ब्लैक से एक्चुअल आ रहा है, तो लेकिन ब्लैक से आ रहा, यदि हाउस खरीदा जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो टैक्स नहीं पे कर रहा है वो सबसे प्रॉब्लम है ना। टैक्स पे करने के बाद यदि वो चीज खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ओके, तो ये आपका करेक्ट। अब नेक्स्ट है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट।
यानी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन कॉज करेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि महंगाई अधिक होगा। महंगाई अधिक किस कंडीशन में होगा कि जो मनी है ज्यादा है या वस्तु कम है। दो कंडीशन हो सकता है, या तो मनी बहुत ज्यादा है या वस्तु बहुत कम है। इन्फ्लेशन, डिमांड और सप्लाई का रूल यही कहता है कि इस कारण से इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आइदर पैसा बहुत ज्यादा है या वस्तु बहुत कम है। तो अब देखो, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जो पब्लिक से गवर्नमेंट ने डेट लिया है, करा मोस्ट इन्फ्लेशनरी। हाउएवर ये भी इन्फ्लेशनरी होगा, लेकिन हम मोस्ट को देखना है, तो ये भी होगा वैसे। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक और टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। तो कह रहा पब्लिक से यदि बोरो कर रहा है गवर्नमेंट और बजट डेफिसिट, तो एक तरफ से ले रहा है और एक तरफ दे रहा है, तो ऐसा ये इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, ये ऐसे ही हट गया। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब देखो, बैंक से यदि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो इसका मतलब तो बैंक में पब्लिक से ही पैसे आ रहा है ना। तो पब्लिक से लिया बैंक ने, बैंक दिया गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर करेगा, तो ये भी बहुत इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, तो ये भी इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। अब एक्चुअल में देखा जाए तो मान के चलो ये और ये हो सकता है, लेकिन अब ये रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, लेकिन वो डेट किस फॉर्म में है हम ये नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीका से, तो ये भी हम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये करते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। पहले यही होता था कि सरकार का जितना डेफिसिट हुआ, बोला आरबीआई को कि पैसे प्रिंट कर दीजिए, तो वो प्रिंट करने पे क्या होगा कि वो आपका बहुत इन्फ्लेशन। अब जस्ट क्या है, नए करेंसी आप मार्केट में ला रहे हो, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज तो रिलेटिवली उतने प्रोड्यूस हो रहा, और आप नया पंप कर दे रहे हो पैसा, तो इसका मतलब क्या है, पैसे बहुत ज्यादा हो गया। पैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में वस्तु कम है, तो आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि कोई भी मनी है, जस्ट सोचो 100 रुपी आपके पास है, अब वो 100 रुपी ना आप उसको अपने बटुए में रख दो और उसको रख करके ताला लगा दो, तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं ना, वो 100 का 100 ही रहेगा। लेकिन 100 रुपया आप है, आपका 100 रुपया आपने बैंक में सपोज जमा कर दिया, बैंक ने कुछ ऐसा सीआरआर रखा, कुछ एसएलआर रखा, फिर वो पैसा बैंक ने किसी को लेंड कर दिया, वो आदमी क्या है फिर किसी को दिया, उस आदमी ने फिर हो सकता है बैंक में दिया, तो बैंक फिर सीआरआर रखेगा, एसएलआर रखेगा, फिर वो उस चीज को रिटर्न कर दे। तो ऐसे ऐसे करते 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 चलते रहेगा। तो जितना ज्यादा पैसे का रोटेशन होगा उतना फायदा होगा, उतना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। अब ये देखो, इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दोगे तो वो पैसे तो ब्लॉक हो जाएगा ना। मान के चलो 4% सीआरआर है, अब इसको 10% कर दोगे तो 10% ब्लॉक हो जाएगा ना, तो जो फ्लो करने वाला पैसा वो तो कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज द एसएलआर, एसएलआर भी आपका करोगे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, यस, ये जो है आपका बैंकिंग हैबिट पीपल का हो रहा कि अधिक से अधिक लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। एक आदमी लिया दूसरे को दिया, दूसरा आदमी तीसरे से, तो 100 रुपया ही कई, जैसे होता है ना कि 100 रुपया तुमने हमको 100 रुपया दिया, तो तुमको लगा कि 100 रुपया हमने दिया, 100 रुपया फ्लो इकोनॉमी में हुआ, हमने किसी से लिया हुआ, हमने 100 रुपया दिया, तो 200 रुपया का एक तरफ 100 रुपया का नोट ही 200 रुपया का काम किया, फिर हमने जिसको दिया वो किसी और को दिया, तो 300 रुपए का काम हुआ। ये हम मान के चले आउटसाइड बैंकिंग सेक्टर। आउटसाइड बैंकिंग सेक्टर में 100% होता है ट्रांजैक्शन, लेकिन जैसे ही बैंक में जाता है तो सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है, तो वो पैसे कम होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक बैंकिंग लोग करेंगे तो ये बढ़ेगा। अब है इंक्रीज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से आपका कोई जरूरी नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गया और कोई बैंकिंग यूज ही नहीं कर रहा है, कोई पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है, तो वो नहीं, आपका जो एप्रोप्रिएट है सी है। नेक्स्ट आपका है ये लास्ट, ये सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पूल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या इंक्रीज। तो देखो डिमांड पूल में क्या है कि पैसा अधिक है, मनी अधिक है, और वस्तु जो आपका है उतने हैं, तो डिमांड पूल। अब देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि आप जो रेट कम कर देते हो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, ये सब कम कर देते हो, तो लोग अधिक से अधिक पैसा
बैंक से सपोज उधार लेने लगे, तो लोगों के पास अधिक पैसा होगा, तो इसका मतलब तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा ही। तो फर्स्ट आपका होगा, तो फर्स्ट होगा तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो सेकेंड जो आपका है सब में है, इन तीनों में, तो सेकेंड बाय डिफॉल्ट होगा। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है राजकीय प्रोत्साहन, यानी कि गवर्नमेंट जो है लोगों को पैसे दे रही है, तो लोगों को पैसे अधिक होगा तो वो तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, तो ये तो आपका बाय डिफॉल्ट है। अब देखो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेजेज, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेजेज जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट करता। क्यों नहीं करता है? कि जो बेज है यानी कि जो मजदूरी है वो इन्फ्लेशन के अनुसार बढ़ता है, इन्फ्लेशन से बंधा हुआ है वो। तो इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है तब आपका बेजेज बढ़ रहा है, तब वो आपका डिमांड पुल नहीं ना। पहले मान के चलो दाल रोटी खा रहा था तो 20 रुपया लग रहा था, अब प्राइस बढ़ गया तो आपने बेज भी उसी रेट में बढ़ाया, तो जितना वो दाल रोटी तब खा रहा था अभी भी खा रहा है, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करेगा। तो तीसरा आपका नहीं होगा, तो तीसरा नहीं होगा, तो ये और ये आपका एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा हायर परचेजिंग पावर, यस, लोगों के पास क्रय क्षमता अधिक हो जाए। अधिक हो जाए क्यों? क्योंकि हो सकता है उनका इनकम बढ़ गया हो, या हो सकता है वो लैंड वैंड बेच करके अपना कर रहे हैं, या उन्होंने बकरी बेच दी, गाय बेच दी, व्हाटसोएवर वो करके उनके पास, तो ये। अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट, देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब वो डिक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग घर खरीदना छोड़ देंगे, बाइक खरीदना छोड़ देंगे, तो ये नहीं होगा, सिर्फ 1 to 4 होगा। ओके गौरव, क्लियर है? सर यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो गौरव इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। हाँ, अगर ₹1,00,000 अगर हम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से विड्रॉ करते हैं तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर डी सर। क्यों? सर वो किसी और के पास भी चले गए हैं सर। हाँ देखो, एक्चुअल में जो मनी सप्लाई जो चेंज होता है आरबीआई के पास जाता है या आरबीआई से आता है, तब हम ये मानते हैं कि वो चेंजेज हो रहा है। लेकिन ये हमने निकाला तो हम किसी को देंगे, हम ये मान करके चलते हैं कि उस पैसा को हम, ऐसा नहीं है कि वो बेड के नीचे रख दिए या फिर वही है उसको बंद करके और ताला लगा दिए, हम ये नहीं मान के चलते। हम ये मान के चलते हैं कि हमने पैसे निकाला है तो कुछ ना कुछ उससे फ्लो करेंगे, उसके कुछ ना कुछ उससे हम काम निकालेंगे। तो इस वजह से हमने मनी को निकाला बैंक से, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से निकाला, और उसके बाद वो किया कहीं ना कहीं जो जिसका कर्ज था, जिसको उधार था, या कुछ सामान खरीदना था, तो हमने उसमें सर्कुलेट किया, तो एज सच वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आपका डी हुआ। आई होप कि कुछ चीजें आपको क्लियर हुई कि डिमांड और सप्लाई को, ये सारे के सारे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज जो सीएससी के प्री के थे। आप देखो ऐसा नहीं है जैसे 10 में से 9 क्वेश्चन हमने 2021 का लिया। आप चीजों को आराम से कर सकते हो, अवेयर रहो, चीजों को कर सकते हो। कल जो है हम सेम टाइम और क्वेश्चन लेंगे ऐसे ही। ये आपका क्रम जो है थर्सडे तक चलेगा, फिर उसके बाद में और क्वेश्चन ऑब्वियसली वो तो चलेगा, लेकिन इधर 4 days कंटिन्यू चलेगा। ओके, थैंक यू।